प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, एक लड़का विदेश रहता था, अमेरिका में। अमेरिका में वह डॉक्टर था। एक दिन वह हर रोज की तरह अपनी माँ को फ़ोन करता है, लेकिन उसकी माँ फ़ोन नहीं रिसीव करती है। हर रोज़ वो अपनी माँ से बातें किया करता था। जब माँ फ़ोन नहीं रिसीव करती है तो फिर वो अपने पिता के फ़ोन पर ट्राई करता है, तो पिता कई बार फ़ोन नहीं रिसीव करता। फिर लगातार लड़का फ़ोन करता है, तो उसका पिता बताता है कि उसकी माँ अपने बेटी के घर दुबई गई हुई है। और जब वो अपनी बहन से बातचीत करता है तो उसकी बहन बताती है कि उसकी माँ तो यहाँ नहीं आई है। अब वो परेशान हो जाता है। अब उसे घबराहट होने लगती है। घबराहट होकर साथियों एक बेटा अपने माँ को फिर फ़ोन करता है। फिर माँ फ़ोन नहीं रिसीव करती है, तो अब वो परेशान होने लगता है। परेशान होने के बाद अब वह अपने मामा रंजन को फ़ोन करता है। रंजन को फ़ोन कर वह बताता है कि उसे घबराहट हो रही है। उसने कई बार अपने माँ को फ़ोन किया, उसके पिता को फ़ोन किया, लेकिन उसके पिता बता रहे हैं कि उसकी माँ बेटी के घर दुबई गई हुई है। लेकिन मेरी बहन से बात हुई तो वो कह रही है कि माँ यहाँ नहीं आई है। अब उधर बहन भी परेशान है, भाई भी परेशान है। इधर मामा अपनी बहन को लेकर वहाँ से किसी तरह से उसके घर पहुँचता है। घर पहुँचने के बाद अंदर आवाज़ लगाता है तो कोई भी नहीं सुनता। फिर देखता है कि खिड़कियों से कि अंदर उस डॉक्टर का पिता अंदर बैठा हुआ है। जब उसकी माँ के बारे में पूछता है, एक भाई अपनी बहन के बारे में पूछता है कि उसकी बहन कहाँ है, तो बैठा हुआ व्यक्ति अंदर का बताता है कि वो अपने बेटी के घर दुबई गई हुई है। तो फिर रंजन कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी तुम्हारे बेटे से बात हुई है, वो कह रहा है कि वो वहाँ नहीं गई है। तभी अंदर बैठा हुआ व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगता है, काफी गुस्से में आ जाता है और सारे दरवाजों को बंद कर देता है। अब उसे कुछ अजीब लगता है। अब फिर वो दूसरी खिड़की पर जाता है तो उसे कुछ बदबू आ रही थी। बदबू आती ही उसे कुछ संदेह होता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। वो फौरन एक पुलिस को फोन करता है और मौका वारदात पे नया पल्ली की पुलिस आती है। पुलिस आती है, दरवाज़ा खुलवाती है तो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति दरवाज़ा नहीं खोलता है। अब पुलिस काफ़ी परेशान होने के बाद दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाती है, तो जो कुछ देखती है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी के होश उड़ जाते हैं। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उड़ीसा की। उड़ीसा के भुवनेश्वर की। उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक जगह लगती है नया पल्ली। नया पल्ली में एक व्यक्ति जिसका नाम सोमनाथ रहता है। सोमनाथ घर का अपने मुखिया रहता है, यानी कि बड़ा रहता है। और सोमनाथ की एक पत्नी और एक बेटी और एक बेटे रहते हैं। सोमनाथ 1970 में बतौर सेकेंड लेफ्टिनेंट आर्मी ज्वाइन करता है, इंडियन आर्मी ज्वाइन करता है और अपनी सेवा देता है एक डॉक्टर के पद पर। अब वहाँ से साल 1992 में वह रिटायर्ड हो जाता है। अब उसकी सेवा जब समाप्त हो जाती है तो उसके जो दोनों बच्चे रहते, एक बेटा जो कि डॉक्टर बनकर अमेरिका में डॉक्टर की सेवा देता, लोगों की सेवा करता, इलाज करता, और जो बेटी रहती है वो अपना दुबई में जाकर सेटल हो जाती है। अब साथियों, दुबई में बेटी तो सेटल हो जाती है, लेकिन अब इधर जो उसका पिता सोमनाथ रहता है वो WHO ज्वाइन कर लेता है। अब WHO ज्वाइन करने के बाद कुछ दिन बाद वहाँ से भी काम छोड़कर अब एक खुद का क्लिनिक खोलता है। खुद का क्लिनिक खोलने के बाद अब सुबह 6 बजे अपने क्लिनिक पर टाइमली, आर्मी वाले टाइम के काफ़ी पक्के होते हैं, तो सुबह 6 बजे निकल जाता था और शाम 4 बजे करीब आता था। खाना वगैरह खाने के बाद सो जाता था। उसकी पत्नी, जो कि बेहद ही खूबसूरत और बेहद बेहद ही मेहनतकश इंसान, उषा उषा श्री उषा श्री अक्सर कर खाना वगैरह बनाकर, और सिर्फ पति पत्नी ही एक कमरे में रहते थे, और एक मेड भी थी काम करने वाली जो अक्सर कर सुबह में आया करती थी। अब इधर समय बीतता गया। सोमनाथ अपने पत्नी के साथ बेहद खुश था। एक दिन उसकी पत्नी से उसकी लड़ाई होती है। जब लड़ाई होती है किसी बात को लेकर तो सभी कॉलोनी के लोग सुनने लगते हैं। वह जोर जोर से गुस्से में बोलता था
लोगों से उसकी बात नहीं होती थी। लोग उसे भूतों का बंगला कहते थे उसके घरों को, क्योंकि सोमनाथ का बिहेव ऐसा था कि वो किसी से बातचीत नहीं करता था। और जब किसी से बातें करता था तो उसका बिहेव अजीब रहता, व्यवहार अजीब रहता। तो लोग उससे बातें नहीं करते थे, उससे दूर ही रहने में भलाई अपनी सोचते थे। अब इधर साल 2013 में जो उसका बेटा रहता है अमेरिका में। अब उसका बेटा अक्सर कर अपनी माँ से आए दिन दूर रहने के बाद भी रोजाना फोन कर अपनी माँ से बातें किया करता था। अब इधर रोज बातें हो जाती थी, लेकिन एक दिन जब वो अपनी माँ को फोन करता है तो साथियों उसकी माँ का फोन स्विच ऑफ आने लगता है। जब माँ का फोन कई बार स्विच ऑफ आता है तो वो अपने पिता सोमनाथ को फोन करता है। जब सोमनाथ को फोन करता है तो सोमनाथ कई बार तो फोन नहीं रिसीव करता, लेकिन फिर फोन रिसीव करने के बाद जब बेटा उसका पूछता है कि पापा माँ कहाँ है, तो बताता है कि तुम्हारी माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए दुबई गई हुई है। अब इधर वो कुछ सोचता है, सोचने के बाद अपनी दुबई वाली बहन को फ़ोन करता है। फ़ोन कर उससे पूछता है कि पिता बता रहे थे कि तुम्हारी माँ दुबई गई हुई है तुम्हारे पास। तभी बहन बताती है उसकी कि नहीं, माँ तो यहाँ नहीं आई है। अब जैसे ही यह बात सुनता है उसका बेटा डॉक्टर परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद कई बार अपने पिता को फ़ोन करता है, लेकिन फिर उसका पिता फ़ोन नहीं रिसीव करता है, वो फ़ोन कट कर देता है। काफ़ी परेशान होने के बाद अब बेटा अपने मामा को फ़ोन करता है, रंजन को। रंजन फ़ोन रिसीव करता है तो वो अपने मामा को सारी हकीकत बताता है कि उसे कुछ डर लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। उसके घर पर उसके पिता फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं और उनका कहना है कि माँ दुबई अपनी बेटी से मिलने के लिए गई हुई है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं है। और बहन बता रही है कि वो यहाँ पर नहीं आई हुई है। अब उसका मामा जैसे ही सुनता है कि उसकी माँ माँ जो है गायब है, घर पर भी नहीं है और दुबई भी नहीं पहुंची, तो वो फौरन ही पता लगाने के लिए अपनी बड़ी बहन को लेकर भागता हुआ सोमनाथ के नया पल्ली वाले कमरे पर पहुंचता है। वहां जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है। 10 मिनट हो जाते हैं लेकिन कोई भी अंदर से बोलता नहीं। अब रंजन को लगता है, लड़के के मामा को, कि शायद कोई बाहर अभी आएगा। जब कोई नहीं आता है तो छोटी सी खिड़की रहती है, वहां से जब झांकता है तो देखता है कि अंदर चेयर पर सोमनाथ बैठा हुआ है। और जब वो सोमनाथ से पूछता है कि जीजा दीदी कहाँ है, तो अब बताता है कि उसकी दीदी दुबई गई हुई है। अब जब यह बात वह सुनता है तो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, दीदी कहाँ है, मुझे सच सच बताओ, क्योंकि मुझे पता चला है कि वो दुबई नहीं गई हैं। तब तक वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है जोर जोर से। अब इधर दोनों भाई बहन डर जाते हैं, रंजन और उसकी बहन। फिर वो आकर खिड़की बंद कर देता है। अब रंजन अपनी बहन को लेकर घर की दूसरी तरफ खिड़की की तरफ जाता है देखने के लिए कि माजरा क्या है। उधर जाता है तो वो देखता है कि एक टेबल है, उस पर चादर पड़ी हुई है और सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा हुआ है और काफ़ी घर में सन्नाटा है। और जब तीसरी खिड़की पर जाता है साथियों तो उसे कुछ दुर्गंध आती हुई दिखाई देती है। और दुर्गंध इतनी गंदी आ रही थी, स्मेल इतनी गंदी आ रही थी, उसे कुछ शक होता है। वो फौरन ही भागता हुआ पुलिस के पास जाता है अपनी बहन को लेकर और पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस तुरंत ही उसको लेकर, रंजन और रंजन की बहन को लेकर फौरन ही नया पल्ली वाले कमरे पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद पुलिस सोमनाथ से दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है, लेकिन सोमनाथ दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। अब कई मिनट हो जाता है, पुलिस काफ़ी प्रयास करती है कि सोमनाथ दरवाज़ा खोल दे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलती है। अब जब दरवाज़ा पुलिस नहीं खोलती है तो पुलिस जो सोमनाथ नहीं खोलता है तो पुलिस दरवाजे को तोड़ती है। दरवाजे को पुलिस तोड़ने के बाद साथियों अब अंदर घुसती है। जैसे ही अंदर घुसती है तो उससे पूछताछ करती है कि सोमनाथ तुम्हारी बीवी कहाँ है। तो बताता है कि मेरी बीवी उषा अपनी बेटी के घर गई हुई है। तभी पुलिस कहती है कि ये जो बातें तुम कह रहे हो ये तो गलत साबित हो रही है। तुम्हारी बेटी ही कह रही है कि तुम्हारी पत्नी वहां नहीं पहुंची, उसकी माँ वहां नहीं पहुंची है। अब पुलिस काफी हैरान थी, उसकी बातों से शक हो रहा था। पुलिस बार बार घुमा फिरा कर उससे बात पूछने की कोशिश कर रही थी कि उषा कहाँ है, पता चल जाए। उधर बच्चे परेशान थे। डॉक्टर बेटा अमेरिका का फोन कर कर अपने मामा को परेशान कर रहा था कि आखिर उसकी माँ कहाँ है, रोजाना उससे बातें जो करता था। अब इधर साथियों पुलिस जैसे ही अंदर जाती है, अंदर कमरे में जाती है तो देखती है कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक टेबल था अंदर कमरे में, टेबल ढका हुआ था, काफी सजा हुआ था।
और जब वहाँ उस कमरे में पुलिस जाती है तो उस कमरे से दुर्गंध आने लगती है। हल्की हल्की दुर्गंध आ रही थी तो पुलिस सोचती है कि आखिर ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है। अब पुलिस देखती है कि सामने दो बंद पड़ा हुआ आर्मी का बॉक्स रखा हुआ है और सामने एक टेबल पर कुछ कपड़े रखे हुए हैं, जैसे कोई मूर्ति सजाई गई हो, ढका हुआ। अब पुलिस शक होता है, पुलिस बक्से को निकालती है। जब बक्से को बाहर निकालती है तो बक्सा खोलती है साथियों, तो बक्से में ढेर सारी टिफिन बॉक्स पड़े हुए थे। अब ज़्यादा टिफिन बॉक्स पुलिस देखती है तो टिफिन बॉक्स के बारे में पूछती है मेजर से कि आखिर ये टिफिन बॉक्स में क्या है, ऐसे क्यों रखे हुए हो। तो बताता है कि उसमें कुछ हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। मेरी पत्नी अक्सर सिरनी जाया करती थी, वहाँ से हर रोज़ टिफिन लाया करती थी जब भी जाती थी। अब पुलिस उस टिफिन को खोलना चाहती थी लेकिन सोमनाथ बार बार मना कर रहा था। लेकिन जब पुलिस जानबूझकर कि उस टिफिन में आखिर क्या है, 20 से 22 टिफिन जहाँ पड़ी हों जिस बॉक्स में, अब पुलिस को शक होता है। पुलिस टिफिन को जब खोलती है तो देखती है कि साथियों उसमें छोटे छोटे टुकड़े इंसानी मांस के पड़े हुए थे। पुलिस इंसानी मांस के टुकड़ों को देखकर सन्न रह जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। साथियों 22 टिफिनों को जब खोला जाता है तो सारे में मांस के टुकड़े पड़े हुए थे, इंसानी मांस के टुकड़े, और वो टुकड़े किसी और के नहीं बल्कि उषा के थे। उसने अपने पत्नी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला था। अब 22 टिफिन और 300 टुकड़े पुलिस की गिनती में आते हैं। अब पुलिस उसे लेकर अपने कब्जे में भेज देती है। फोरेंसिक टीम भी आती है, जांच पड़ताल करती है, लेकिन पता चलता है कि उसमें तो जो सिर का हिस्सा है वो गायब है। और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है कि आखिर सिर का हिस्सा कहाँ है, तो कुछ बताता नहीं है। तभी पुलिस को अंदर टेबल पर एक काफी गोल मटोल सा चीज ढका हुआ दिखाई देता है, सजा हुआ। वहां जाती है पुलिस तो हटाती है कपड़ा तो सन्न रह जाती है, एक सड़ा हुआ इंसानी सिर मिलता है। अब पुलिस उसे भी ले जाती है, जांच पड़ताल के लिए भेज देती है। और इधर जब उसे हिरासत में लेकर पुलिस सोमनाथ को पूछताछ करती है कि तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा, तो कहता है कि मेरी पत्नी एक दिन सिरनी साईं बाबा के लिए रो रही थी। वो उनसे काफ़ी मोहब्बत करती थी, उनकी पूजा पाठ करती थी, उनसे काफ़ी उसको लगाव था, प्रेम था, उनकी भक्त थी वो। और वो एक दिन सिर पटक पटक कर उनके लिए रो रही थी, वहाँ जाने के लिए रो रही थी। सिरनी साईं बाबा की उसे याद आ रही थी, इसीलिए उसने अपने सर को पटका और अचानक उसकी मौत हो गई। और मौत हो गई तो उसकी ख्वाहिश थी कि वो शिरडी के साईं बाबा में ही उसका अंतिम संस्कार हो, लेकिन अब वो उसे ले नहीं जा सकता था। तो उस लाश को वो सर्जिकल ब्लेड से छोटे छोटे टुकड़े कर टिफिन में पैक कर देता है और वो सोच रहा था कि एक टिफिन ले जाकर उसका अंतिम संस्कार शिरडी में कर दे और बाकी का कहीं इधर उधर डाल दे। अब पुलिस जब यह बात सुनती है तो पुलिस को यकीन नहीं होता है। पुलिस साथियों फिर जांच पड़ताल करती है। जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि क्लिनिक में एक महिला काम करती थी। उसी क्लिनिक की महिला से उसका संबंध था, अवैध संबंध। और एक दिन यह बात उषा श्री को पता चल जाती है। और जब उषा श्री को पता चल जाती है तो उषा श्री उसी प्रेम संबंध को लेकर बार बार लड़ाई झगड़े किया करती थी और अपने पति को मना करती थी। पति किसी की बात सोमनाथ सुनता नहीं था, वो उल्टा खोपड़ी का था, पत्नी की बात को भी नहीं सुनता था। एक दिन से उसकी पत्नी जब बात करते हुए पकड़ लेती है तो उसे उषा श्री काफ़ी दबाव बनाती है कि वो वहाँ छोड़ दे, उसे नौकरी से निकाल दे। लेकिन वो काफ़ी परेशान हो जाता है, अपनी प्रेमिका को निकालने के बिना ही अपनी ही पत्नी पर भड़क जाता है। उसे हटाना नहीं चाहता था, उसके साथ संबंधों में बना रहना चाहता था। और इधर वो इतना गुस्सा हो जाता है कि अपनी पत्नी को इस बात के लिए एक दिन मार डालता है और छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। और छोटे छोटे टुकड़े कर जब लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है तो उसे शक होता है कि पुलिस कहीं ना कहीं पकड़ लेगी। तो उसके 300 टुकड़े करता है और रोज़ बाजार जाकर हर रोज़ एक नई टिफिन खरीद कर लाता था साथियों। और उस टिफिन में उसके छोटे छोटे टुकड़े कर सर्जिकल ब्लेड से पैक कर दिया करता था। अब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। साथियों जो भी इस कहानी को जब सुनता है सुर्खियों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, तो हैरान रहता है। उधर उसके बेटे और बेटियों को जब पता चलता है कि उसकी माँ के 300 टुकड़े कर दिए गए हैं और किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता ने ही किए हैं, तो वो सन्न थे, हैरान थे। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती कि उसके पिता ने ये क्या कर दिया। और जब पिता की हकीकत उन्हें पता चलती है तो और भी शर्मसार हो जाते हैं। क्यों, किस पिता के साथ उसकी माँ रहती थी। वो सोचते कि काश उसकी माँ को वो साथ में लेकर चले गए होते। तो साथियों
साल 2020 में साल 2020 में 25 फरवरी साल 2020 में उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है और आज वो अपनी ज़िंदगी जेल में ही गुजार रहा है। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। एक ऐसा व्यक्ति जो उल्टी फुफड़ी का होता है और हवस और संबंधों के, नाजायज संबंधों के चक्कर में अपनी ही पत्नी के, जो उसे बेहद प्यार करती थी, उसके 300 टुकड़े कर 22 टिफिनों में बंद कर देता है। साथियों, बेहद हैरान कर देने वाली बात है। कहानी कैसी लगी और ऐसे लोगों के साथ क्या न्याय करना चाहिए, क्या सज़ा देनी चाहिए ऐसे दरिंदों को? बेहद शर्म की बात है कि आर्मी में काम करने के बाद भी वह व्यक्ति इस तरह की, रिटायर्ड होने के बाद अपनी ही पत्नी के साथ ऐसी घटना को अंजाम देता है। और जो व्यक्ति पेशे से डॉक्टर था, लोगों की जान बचाने का काम करता था, वो व्यक्ति किसी की और की जान कैसे ले सकता है? लेकिन साथियों, कहते हैं कि हवस एक ऐसा नशा है कि जो भी इसमें डूबा, उसका पूरा परिवार ही इसमें समा गया। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, नमस्कार।